हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहां आप लोग देख सकते हो, आज हम लोग जो आप लोगों का क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और जैसा कि आपको पता है, अब की बार बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा, ठीक है। और वो क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न, तो स्टूडेंट सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोग देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है। लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ, ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है, ठीक है, जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ है। अथवा आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ, ठीक है, जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ जो है सबसे पहले किस देश से हुआ। ऑप्शन नंबर का है जर्मनी में, खा है आपका इटली, एंड गा है फ्रांस, एंड घा है इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो इन चारों में से कहां हुआ है, आप लोगों को पता होगा, पहले ही चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जो होगा वो है फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस, ठीक है। तो जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ है वो फ्रांस से हुआ। पहला नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा पहला है। दूसरा नंबर है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उनका श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है। या फिर आप लोगों से ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसका था, ठीक है। जैसे हर एक चीज काम करो तो उसमें जिसका मेन योगदान होता है। तो का हमारे पास है, इसको मैं इधर कर देता हूं, का है आपका ऑटो वन बिस्मार्क, एंड खा हमारे पास ऑप्शन है काइजर विलियम प्रथम, एंड गा है हिटलर, एंड घा है मैथनी, ठीक है। तो जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उनमें जो मुख्य भूमिका, ठीक है, मेन, जिन्हें मतलब मेन कहा जाता है वो है ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, जिन्हें जर्मनी के एकीकरण का मतलब मुख्य है, ठीक है, वो है आपका ऑटो वन बिस्मार्क। यहां मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है ऑटो वन बिस्मार्क जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल राइट है। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जो आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के पेपर में 100% आएंगे, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो, लिखा हुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन की ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, ठीक है। जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसका संबंध किस देश से था। तो ऑप्शन नंबर का है जर्मनी से, एंड खा है आपका इटली, एंड गा है फ्रांस, एंड घा है इंग्लैंड। तो देखो ऑटो वन बिस्मार्क जिन्हें जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है, ठीक है, तो उनका संबंध भी जर्मनी से ही रहा होगा, ठीक है। सही ऑप्शन आपका यही है, का वाला कि हमारा जर्मनी सही है, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा है जर्मनी वाला बिल्कुल सही है। तो इस पर आप लोग टिक लगा लीजिए, का हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हमारा अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि करो या मरो का नारा किसका था। जो करो या मरो का नारा दिया था वो किसने दिया था। सभी को पता होगा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। करो या मरो का नारा किसका था। ऑप्शन नंबर का है सुभाष चंद्र बोस, खा है चंद्रशेखर आजाद, गा है भगत सिंह, एंड घा हमारे पास है महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था। देखो, जब महात्मा गांधी जी जब अपना देश गुलाम था तो उन्होंने कहा था करो या मरो, अगर देश के लिए कुछ करना है तो करो, या फिर नहीं करना है तो इससे अच्छा मर जाओ, ठीक है। तो ये हमारा है महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। हमारा घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सारा क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखो ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या है। देखो यहां आपका ऑप्शन नंबर का है रालेट एक्ट, खा है प्रथम विश्व युद्ध, गा है आपका खिलाफत आंदोलन, एंड प्रथम विश्व युद्ध। इसको आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध कर दो, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपका मान लो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो बहुत सारे गाइड में आप लोगों का रॉलेट एक्ट सही है और बहुत सारे में खिलाफत आंदोलन सही है। ठीक है, तो अब आप लोग रॉलेट एक्ट वाला सही है या खिलाफत आंदोलन, आप लोग बताना मुझे। वैसे तो मुझे दोनों मतलब एक कारण लग रहा है, दोनों कारण, लेकिन आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि रॉलेट एक्ट सही है। ठीक है, तो चलो रॉलेट एक्ट भी सही है, खिलाफत आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सर्च करके मुझे बता देना। ठीक है, ये हमारा है जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है इसका। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, लिखा हुआ है महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो महामंडी है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ठीक है, यह आर्थिक महामंडी का प्रारंभ कब से हुआ। इसी क्वेश्चन को आपको इस टाइप से पूछ सकता है, जो आर्थिक महामंडी है उसका प्रारंभ कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर का है 1919, ऑप्शन नंबर का है 1924, ऑप्शन नंबर का है 1929, ऑप्शन नंबर घ हमारे पास है 1934। तो देखो जो महामंडी है, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तीसरे नंबर चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में। गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आप लोग टिक लगा लो, याद कर लो, बार बार रिवीजन करो, अगर ना याद हो तो सुबह उठकर याद करो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे नोट्स, वीडियो सब कुछ ला रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करो, हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, अगर आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो ये। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, ये याद रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का है वाशिंगटन, खा है जिनेवा, गा है न्यूयॉर्क एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आप लोगों का न्यूयॉर्क। कहां है, न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। जो पंजाब है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। अब बच्चे सोचेंगे भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो भूमि का मतलब, भूमि और निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का मतलब निम्नीकरण होना, कटाव होना, कमी होना। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर का है गहन खेती, खा है वन उन्मूलन, गा है अधिक सिंचाई, घा है अति पशुचारण। देखो बच्चों, यहां हर एक चीज से भूमि निम्नीकरण होता है। मान लो अगर आप पशुचारण है, ज्यादा पशुचारण करोगे तो पशु जब घास को चरते हैं तो फिर उसके साथ भूमि मतलब मिट्टी भी आती है। ठीक है, लेकिन ये भी वन उन्मूलन भी एक भूमि निम्नीकरण का कारण है। लेकिन मुख्य हमें बताना है, तो मुख्य है अधिक सिंचाई। ज्यादा सिंचाई करने से पंजाब में भूमि निम्नीकरण का ज्यादा हानि होता है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण ज्यादा होता है। अधिक सिंचाई, जब सिंचाई करते हैं ना तो उसी के साथ भूमि यानी कि मिट्टियां भी बहती जाती हैं, तो इससे क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है, मतलब भूमि का कटाव होता है। ठीक है, मिट्टी बहती है तो फिर भूमि में कमी होगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। मतलब जिसमें कपास की खेती अच्छी होती है उसके लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है। या फिर आप लोगों से यह क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उत्तम है। उत्तम का मतलब अच्छा है। ठीक है, तो अब आप लोग सोचोगे कौन सी मिट्टी अच्छी है। का हमारे पास ऑप्शन है काली मिट्टी, खा है लाल मिट्टी, गा है जलोढ़ मिट्टी एंड यहां आपका है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, इसको आप लोग मिट्टी कर देना। ठीक है, मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो कपास, देखो ध्यान से समझना, कपास है ना, कपास, कपास में देखो इसमें जो ऑप्शन है उसमें का से कपास और का से काली मृदा। ठीक है, का से कपास और का से काली मृदा, और काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहते हैं। ध्यान रखना, काली मृदा को काली कपास की मृदा भी कहते हैं। तो फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है, सही ऑप्शन आपका क्या है, काली मृदा, राइट आंसर है। देखो ये आप लोगों का जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा है वो काली मृदा है। ठीक है, काली मृदा में कपास की खेती काफी अच्छी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चिपको आंदोलन संबंधित है। देखो एक आंदोलन था चिपको आंदोलन। ठीक है, अब चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर का है मृदा संरक्षण, खा है वन एंड गा है जल एंड यहाँ वायु संरक्षण। ठीक है, तो यहां आप लोग वन संरक्षण भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब सब में संरक्षण लिखा हुआ है तो इसमें भी लिख दो। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, और वैसे वन भी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो चिपको आंदोलन देखो ध्यान से समझना, पहले क्या है कि एक बहुत बड़ा बगीचा था और उसमें क्या था, मतलब पेड़ लगे हुए थे, तो इसको योजना बनाया गया कि इसमें पेड़ों का कटाव किया जाए, मतलब पेड़ों को नष्ट किया जाए, कटाव किया जाए। तो इस कटाव को रोकने के लिए, ठीक है, मतलब पेड़ों को बचाने के लिए सभी लोग इस पेड़ से चिपक गए ना पेड़ से, कि मतलब पेड़ों को ना काटा जाए, अगर काटना है तो पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटो। तो फिर आप लोगों का किससे संबंधित है, वन संरक्षण से। किससे संबंधित है, वन संरक्षण से। मैं आप लोगों को बता देता हूं ये वन संरक्षण से संबंधित है या फिर वन से संबंधित है। क्या, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग समझो, यहां आप लोगों से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। देखो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, इन चारों में से कौन सी रबी फसल है। ऑप्शन नंबर का है चावल, एंड खा है मोटे अनाज, गा है चना या फिर काला चना, एंड घा है हमारा कपास। देखो इसमें से आपको रबी फसल बताना है, ठीक है, रबी फसल आप लोगों को बताना है। तो रबी फसल आप लोगों का इन चारों में से कौन है, तो वो याद रखना, चना या फिर काला चना। चना या फिर काला चना जो है वो हमारा एक रबी की फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, रेशेदार जिसमें रेशे होते हैं, ठीक है। तो बच्चों रेशेदार जो फसल है वो ऑप्शन नंबर का है जूट, खा है काफी, एंड गा है आपका जौ, एंड घा है रबड़। देखो जो आप लोगों का इसमें रेशेदार फसल है ना वो हमारा है जूट। क्या है, जूट, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है जूट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आई होप कि आपको 12 नंबर क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। तो तैयार रहो बोर्ड एग्जाम देने के लिए, क्योंकि टॉपर बनना है तो पढ़ाई करना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में स्थित जो कोडरमा है निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, मतलब किसके लिए ज्यादा जाना जाता है जो झारखंड में स्थित कोडरमा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है बॉक्साइट के लिए, खा है अर्वरक के लिए, एंड गा हमारा है लौह अयस्क के लिए या फिर तांबा के लिए, ठीक है। तो जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो हमारा किसके लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है और मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया भी है, ठीक है, बहुत बार पढ़ाया। जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाता था तो बताता जरूर था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो है अर्वरक के लिए। किसके लिए स्टूडेंट, अर्वरक के लिए जाना जाता है। जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो हमारा अर्वरक के लिए जाना जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, मतलब इसमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन नंबर का है सौर ऊर्जा, खा है कोयला, गा है आपका ज्वारीय ऊर्जा, एंड घा है हमारे पवन ऊर्जा, ठीक है। तो देखो सब में ऊर्जा लगा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये भैया नहीं लगा हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा कोयला। कोयला जो है ये गैर परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अब आप लोग देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अब आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको याद करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, ठीक है। यहां निम्नलिखित में से कौन दो दूरस्थ स्थित जो आप लोगों का स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से पहले समझो क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर का है मुंबई तथा नागपुर, खा है सिलचर तथा पोरबंदर, एंड गा है मुंबई और कोलकाता, घा है नागपुर और सिलीगुड़ी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा सिलचर तथा पोरबंदर, ठीक है। सिलचर तथा पोरबंदर हमारा कुछ आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा उचित या फिर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला परिवहन साधन कौन सा है। ऑप्शन देखो पाइपलाइन, या फिर खा है आपका रेल परिवहन, गा है सड़क परिवहन, एंड घा है वायु परिवहन। ये क्वेश्चन कौन नहीं जानता, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सड़क परिवहन, ठीक है। क्या होगा,
सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो कोई भी काम करते हो, लाइक आपको मार्केट से कोई सामान लाना है, मतलब आपके घर, तो फिर किसका ही उपयोग करोगे? सड़कों का ही ना, सड़कों का ही उपयोग करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब जो आपका हेलीकॉप्टर का उपयोग करोगे, वायु परिवहन का या फिर पाइपलाइन का, इसका नहीं करोगे। तो हमारा सड़क का ही काम आएगा ना, सड़क ही हमारे काम आएंगे। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारा सड़क परिवहन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टूडेंट अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की सुनिश्चित है? मतलब महिलाओं के लिए इन चारों में से किसमें आरक्षण सुनिश्चित है? का हमारे पास है विधानसभाओं में, का है लोकसभा में, गा है पंचायती राज संस्थाओं में, गा है आपका यहां राज्यसभा में। तो स्टूडेंट आप लोग समझना, आप लोगों का जो महिलाओं के लिए जो हमारा है ना, वो आरक्षण की सुविधा जो है वो हमारा पंचायती राज संस्थाओं में, जो पंचायती राज संस्थाएं कराई जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, कि पंचायती राज संस्थाओं में हमारा ये वाला गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर में संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? देखो समवर्ती सूची में 3 चीजें शामिल है, ठीक है, और आप लोगों को इन तीनों में से कोई एक बताना है इसमें जो शामिल है समवर्ती सूची में। का है शिक्षा, खा है कृषि, गा है हमारा पुलिस एंड गा है आपका कृषि, ठीक है। तो जो समवर्ती सूची में इन चारों में से कौन सा शामिल है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता? समवर्ती सूची मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो वो हमारा है शिक्षा। क्या शामिल है? शिक्षा, याद रखना, ठीक है। हमारा जो शिक्षा है वो 18 नंबर क्वेश्चन में समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। शिक्षा, और जो शिक्षा है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप बहुत आगे निकल सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी गई है या दी जाती है, ठीक है। का है भारत, खा है पाकिस्तान, गा है नेपाल, घा है श्रीलंका। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान करेक्ट आंसर है, ठीक है। पाकिस्तान हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है। अगला है 20, भारत में मताधिकार की आयु है। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत ज्यादा आसान है। जो भारत है, भारत में जो मतलब कोई भी चाहे महिला हो या पुरुष है, उनको मत देने का अधिकार, ठीक है। मत देने यानी कि वोट देने का अधिकार कब होता है? 21 साल की उम्र में, या फिर 20 साल की, या फिर 25 साल की, या फिर 18 साल की। तो सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि मतलब जो वोट देना या फिर मत देने का अधिकार 18 साल की उम्र में मिल जाता है। 18 साल की एज में सभी को मिल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में से देशों में से किस देश का मानव विकास 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान है? भारत से अधिक ऊंचा स्थान है। का है श्रीलंका, खा है बांग्लादेश, गा है पाकिस्तान, घा है नेपाल। तो देखो जो 2016 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है, और भारत से, ठीक है, भारत से अधिक ऊंचा स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका को। किसको दिया गया है? श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर का हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 22 देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जैसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, अब उस राज्य में आपको बताना है जिसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है? मान लो एक राज्य में 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति, तो एक एक व्यक्तियों का आय। अब आप कहोगे एक एक व्यक्तियों का हम आय कैसे निकालें? मान लो 100 व्यक्ति हैं और उनकी आय 1000 है, ठीक है। तो 1000 है, तो जितने व्यक्ति हैं उनसे भाग दे दो अपनी जो पूरी आय में। तो इसको आप भाग दोगे तो 10, एक व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति की आय 10 रुपए है, ठीक है। ऐसा निकाला जाता है, माइंड लगाओ, ठीक है। तो वो हमारा है हरियाणा। हरियाणा आपका सही है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है, यहां का है हमारा रोजगार की शर्तें, खा है आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, गा है हमारा उद्गमों की स्वामित्व एंड घा है उद्गम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो सार्वजनिक है वो निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है, तो वो हमारा है स्टूडेंट उद्गमों की स्वामित्व पर।
क्वेश्चन नंबर गा हमारा सही है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं उनको बिल्कुल 100% आप लोग याद ही कर लेना, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो स्टूडेंट, मेहनत कर लो। बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेहनत कर लो, अभी आपके पास समय है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 24 अब आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान दो, लिखा हुआ है सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किसके द्वारा शुरुआत किया गया? किसके द्वारा शुरुआत किया गया? का नंबर ऑप्शन है विकसित देश, खा है आपका विकासशील देश, गा है अल्प विकसित देश, घा है निर्धन देश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को पता होगा कि मतलब इसका मतलब जो विश्व व्यापार संगठन का हम लोग किससे कर सकते हैं? जिसका विकसित देश हो, मतलब जो विकास कर चुका हो, विकसित है, ठीक है। विकसित है तो वही देश तो करेगा इस चीज की मतलब संगठन का आप लोगों का विकास, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है कि यहाँ, ठीक है, यहाँ कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है स्टूडेंट? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? का है न्यूयॉर्क में, खा है पेरिस में, एंड गा है जिनेवा में, एंड घा है ओटावा में, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हमारा, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हमारा जिनेवा में स्थित है। कहां स्थित है? जिनेवा में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, ठीक है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित किया गया? तो वो हमारा 1986 में। कब पारित किया गया? 1986 में, ठीक है। तो ये है हमारे जो मतलब सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, जितना मैंने बताया है उन सबको याद कर लो, रिपीट कर लो। ये 26 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, जितना मैंने बताया है उन सबको पहले आप नोट कर लेना, एक नोट्स बना लेना जिसमें मैं आपको बता रहा हूं उसको लिख लिख कर याद करना, ठीक है। और जितना क्वेश्चन बताया हूं वो सारा आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग सारा क्वेश्चन याद कर लो जितना मैं आप लोगों को बता दिया हूं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है तो फिर आप लोग कमेंट करो कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।